हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के बारे में और इस रिएक्शन से रिलेटेड मैकेनिज्म और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन सबसे पहले क्या होता है? तो ये रिएक्शन होता है एक एमाइड का, जिसमें एक एमाइड कन्वर्ट हो जाता है एमीन में हैविंग वन कार्बन लेस देन दी एमाइड। ओके, जितना कार्बन एटम्स एमाइड में है उससे एक कम कार्बन एटम अमीन में मौजूद होता है। और इस रिएक्शन में जो रिएजेंट होता है वो होता है एल्कलाइन हाइड्रोहेलाइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर जनरली हम लोग इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू ये एमाइड को रिप्रेजेंट करता है। इसका रिएक्शन ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH जो कि रिएक्ट करके NaOBr जनरेट करता है, जो यहाँ पे रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। और अगर ये ओवरऑल रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको एनालाइज करें तो हमें यहाँ पे मिलेगा एक एमीन जिसमें एक कार्बन कम होगा। ये जो सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप है ये इलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, और हमें फाइनल प्रोडक्ट एमीन मिलता है इस रिएक्शन की मदद से। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये जानना चाहे कि इस एमाइड को हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका रिएक्शन अगर हम लोग SOCl2 से करा दे तो यहाँ पे हमें एसिड क्लोराइड मिल जाएगा। और इसका रिएक्शन अगर करा दे अमोनिया के साथ तो हमें मिल जाएगा ये एमाइड, जो कि यहाँ पे एज अ सबस्ट्रेट यूज हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम लोग किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से भी शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए हमें ये दो फर्दर स्टेप्स करने होंगे। ठीक है, और इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, एप्लीकेशन है कि बेंजामाइड को हम लोग अगर हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कराए तो प्रोडक्ट में हमें मिल जाएगा एनिलीन। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप एलिमिनेट हो गया, एक कार्बन कम मिल रहा है फाइनल प्रोडक्ट में। अब इसका मैकेनिज्म को सीखते हैं हम लोग कि कैसे ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है ये कैसे एलिमिनेट हो जा रहा है। इस मैकेनिज्म को सीखते हैं फर्दर स्लाइड्स में। तो इस स्लाइड में हम लोग समझते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का मैकेनिज्म, ये कैसे प्रोसीड करता है। और हमें ये समझना है अल्टीमेटली कि ये सी डबल बॉन्ड ओ कैसे एलिमिनेट हो जाता है एमाइड से। तो यहाँ पे हम लोगों ने एमाइड का जो ओपन बॉन्ड स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ कर लिया है और हमें फोकस करना है नाइट्रोजन के बॉन्डिंग पे। नाइट्रोजन दो सिंगल बॉन्ड्स के हेल्प से दो अलग अलग हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक सिंगल बॉन्ड के साथ ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में OH माइनस का अटैक होता है नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन के ऊपर। और OH माइनस इस हाइड्रोजन को एज H प्लस ग्रैब कर लेता है और एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाता है नाइट्रोजन के ऊपर। इस वजह से क्या होगा कि नाइट्रोजन के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया और एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ ये पोलैरिटी इंड्यूस कर देता है ब्रोमीन मॉलिक्यूल के ऊपर, जो कि जनरली नॉन पोलर था नेचुरली। लेकिन जैसे ही ये करीब आएगा नाइट्रोजन के तो वहां पे पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जनरेट हो गया है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच नाइट्रोजन एक लोन पेयर के हेल्प से ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना लेगा और ब्रोमीन मॉलिक्यूल में से एक ब्रोमीन जो है वो Br माइनस के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो हमें फाइनली इस स्टेप तक ये प्रोडक्ट मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ NHBr। ओके, अब क्योंकि नाइट्रोजन के साथ अभी भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वापस OH माइनस का अटैक हो सकता है इस H पे। और एज अ रिजल्ट ऑफ विच अगेन बॉन्ड पेयर जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में वो शिफ्ट कर जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर और हमें ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, ये कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पे मिलेगा। अगेन नाइट्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। और अब हमें ये भी बात नोट करनी है कि यहाँ पे जो कार्बन होगा वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा उस पे। एक्चुअली ये हमेशा से था लेकिन अब हमें इस स्टेप के आगे इसे भी यूज करना है। तो जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट शुरू हो जाएगा, जिसे एक्चुअली हम लोग कहते हैं वोल्फ रीअरेंजमेंट। ओके, जिसमें सबसे पहले नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ दें तो कार्बन के ऊपर 5 बॉन्ड बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो
तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कार्बन और एल्काइल ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। ओके, और इस तरह से कार्बन की 4 वैलेंसी मेंटेन रहेगी। लेकिन जैसे ही ये एल्काइल ग्रुप यहाँ से अलग हुआ, वो वापस नाइट्रोजन के ऊपर ही अटैक कर लेता है और नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, और फाइनली ये जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है यहाँ से, ब्रोमीन एटम ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा एज ए Br-। तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट में मिलेगा R, जो कि अब जुड़ गया है नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया है, क्योंकि नाइट्रोजन का एक लोन पेयर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट हो गया है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पहले से डबल बॉन्ड था वो एज इट इज है। तो RNC डबल बॉन्ड O, ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनेट। और फिर ये Br- यहाँ पे अलग हो गया। अब यहाँ पे जो आइसोसाइनेट बना, इसमें वाटर मॉलिक्यूल का अटैक हो जाएगा कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ही ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन था, वो वापस शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग सारा बॉन्ड को शो करें, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नया बॉन्ड बन गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर डोनेट किया था कार्बन को, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में से एक बॉन्ड पेयर शिफ्ट हुआ था नाइट्रोजन के ऊपर, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स आयन में ऑक्सीजन ये चाहेगा कि उसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए, और नाइट्रोजन ये चाहेगा कि उसके ऊपर का नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए, और ये कुछ ऐसे न्यूट्रलाइज होता है कि जो नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज है वो अटैक कर देता है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन पे। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, और उसमें मौजूद पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है। और इस तरह से हम लोगों को ये मॉलिक्यूल मिलता है अभी, RNH C डबल बॉन्ड O, और कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर का जितना भी चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया है। अब ये एक स्टेप और फर्दर जाता है, जो नाइट्रोजन है वो दूसरा हाइड्रोजन भी ग्रैब कर लेता है, और यहाँ पे ये इसको हम लोगों ने इस तरह से ब्रेक डाउन किया हुआ है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच CO2 मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा यहाँ पे, और हमें RNH फिर से नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज बन जाएगा, और इस NH माइनस ने जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था उसके साथ बॉन्डिंग कर ली फाइनली, और हमें जो प्रोडक्ट मिला वो मिला RNH2। ठीक है, और CO2 कैसे मिला, तो CO2 मिला, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो गया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड पेयर था वो टूट गया। ठीक है, इस तरह से हमें ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिला, RNH2 और CO2। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि C डबल बॉन्ड O कैसे रिमूव हो जाता है एमाइड से, और हमें RNH2 फाइनल प्रोडक्ट कैसे मिलता है इस मैकेनिज्म के हेल्प से। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स। जैसे कि सबसे पहले हमें ये बात ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग अलग अलग एमाइड्स ले, तो उसमें कोई भी क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स नहीं मिलता है इस पूरे रिएक्शन में। इसका ये मतलब है कि जो हम लोग अगर इस तरह के एमाइड का मिक्सचर ले, R1C डबल बॉन्ड ONH2 और R2C डबल बॉन्ड N स्टार H2, यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन को हम लोगों ने अलग अलग कर दिया है, तो हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा कि R1 जो है वो N स्टार के साथ जुड़ जाए, या R2 जो है वो N के साथ जुड़ जाए, ऐसा प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। हमें कौन से प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं वो है R1NH2 और R2N स्टार H2। ठीक है, यहाँ पे जो स्टार है ये आइसोटोप्स का डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया है।
तो यहाँ पे कोई भी क्रॉसओवर प्रोडक्ट नहीं मिलता है, यानी कि हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन नहीं है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन है। और इसी पे बेस्ड एक्चुअली एक क्वेश्चन भी पूछा गया है जेई एडवांस्ड में, जिसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था कि व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट एमीन्स फॉर्म्ड व्हेन द मिक्सचर ऑफ 1 एंड 2 अंडरगोज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। और ये एडवांस 2006 का क्वेश्चन है, और इसमें जो एमाइड्स दिए हुए हैं 1 और ये रहा 2। ओके, यहाँ पे भी आइसोटोपिक लेबलिंग की हुई है नाइट्रोजन की, एक को नाइट्रोजन स्टार के साथ रिप्रेजेंट किया गया है और एक को नॉर्मली नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पे हमें ये ऑप्शंस प्रोवाइडेड किए हुए थे क्वेश्चंस में, और हमें ये फाइंड आउट करना था कि यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। ओके, तो जैसे कि हम लोग अभी सीखे, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, ना कि इंटरमॉलिक्यूलर। तो यहाँ पे जो ड्यूटेरियम है, ये ड्यूटेरियम वाला रिंग है बेंजीन का, इसके साथ नॉर्मल NH2 जुड़ा रहेगा, और जिसमें हाइड्रोजन है जो कि नंबर 2 है, इसके साथ N स्टार जुड़ा रहेगा। तो ये ऑप्शन अगर हम लोग चेक करें तो ऑप्शन नंबर बी में ये ऑप्शंस प्रोवाइडेड है, और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, हमें सेकेंड पॉइंट ये ध्यान में रखना है इस रिएक्शन के बारे में कि दिस रिएक्शन ऑकर्स विद कंप्लीट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अबाउट कायरल कार्बन। मतलब हम लोग ऐसा सबस्ट्रेट लिए हैं जिसमें कायरल कार्बन मौजूद है, तो ये इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वहीं प्रोडक्ट की भी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इट occurs with complete retention of configuration about the chiral carbon। तो C डबल बॉन्ड O जैसे ही एलिमिनेट होगा, जो भी पहले कॉन्फ़िगरेशन था रिएक्टेंट का वही मेंटेन रहेगा फाइनल प्रोडक्ट में भी। तो इस बात को भी आप लोग प्लीज ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्विंग में ये भी कभी हेल्पफुल हो सकता है। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 3 इज कि अगर सबस्ट्रेट में एराइल ग्रुप मौजूद है, तो उसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, इट विल enhance द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हॉफमैन ब्रोमोमाइड। मतलब कि जैसे हम लोगों ने शुरुआती एग्जांपल में देखा था, बेंजामाइड का रिएक्शन अगर हम लोग कराए ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ तो एनिलीन मिलता था। तो इसमें जो ये बेंजीन रिंग है, इसमें कोई ग्रुप अगर जोड़ दे, तो हम लोगों को तो फाइनल प्रोडक्ट ये मिलने वाला है, एनिलीन के साथ भी वो ग्रुप जुड़ा रहेगा पूरे बेंजीन रिंग में। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो हाई होगा। यानी कि जैसे अगर कुछ ग्रुप्स हम लोग यहाँ नोट डाउन करें, तो OCH3 का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग काफी हाई होता है मिथाइल के कंपैरिजन में, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो हाई होगा। Let us summarize some of the important points of Hofmann-Bromamide reaction to conclude this video। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो कन्वर्शन होता है वो एमाइड का कन्वर्शन होता है एमीन्स में, और एमीन्स में एक कार्बन कम मौजूद होता है एमाइड से। यानी कि इस रिएक्शन का यूज हम लोग कर सकते हैं तब जब हमें किसी भी मॉलिक्यूल में कार्बन चेन का लेंथ को कम करना हो। सेकेंड पॉइंट कि इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इन दोनों के बीच की वजह से जो रिएक्शन होता है वो होता है NaOBr प्लस HBr। जो प्रोडक्ट मिलता है वो ये होते हैं, और इन्हीं की हेल्प से रिएक्शन प्रोसीड करता है। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनेट। अब इस आइसोसाइनेट को हम लोग एक्चुअली आइसोलेट भी कर सकते हैं, और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी इसका रिएक्शन करा सकते हैं, तो हमें और भी प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में हम लोग आइसोसाइनेट का रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराते हैं, और हमें एज ए रिजल्ट एमीन और CO2 प्रोडक्ट में मिलता है। इट इज कंप्लीटली इंट्रामॉलिक्यूलर इन नेचर। इसका मतलब है कि अगर हम लोग अलग अलग एमाइड्स का मिक्सचर ले, तो भी हमें क्रॉसओवर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। हम लोगों को सिर्फ इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होने की वजह से जो प्रोडक्ट मिलेगा वही मिलेगा। ओके, अगर सबस्ट्रेट में पहले से कायरल कार्बन मौजूद है, तो उसके अबाउट जो कॉन्फ़िगरेशन होगा
वो रिटेन रहता है प्रोडक्ट में भी। यहाँ पे जो रिएक्शन होता है इट ऑकर्स विद कंप्लीट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एंड फाइनली अगर हमारे पास एराइल एमाइड्स है सबस्ट्रेट में, तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो होंगे वो इस रिएक्शन का रेट को इनहेंस कर देते हैं। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए यूजफुल होंगे। आप लोग प्लीज इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और ये डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको हेल्प करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप उसको पोस्ट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम as quickly as possible. Thank you so much for watching this video and we will see you in the next video.